शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। हेलो दोस्तों। तो जैसे हम पीवाईक्यू की सीरीज़ कर रहे थे, पॉलिटी का पहले कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरा पहले से ही मैं बताता हूँ स्टार्टिंग होने पे कि देखो, जैसे कि देयर इज़ ए लॉट्स ऑफ वीडियो। में हमेशा कह रहा हूँ कि भाई आपको मिल जाएगा कि ये ट्रिक लगा दो, वो ट्रिक लगा दो। लेकिन मेरा मैं क्लियर कर देता हूँ कि ट्रिक जो है ना वो फिर हम कहाँ लगानी है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ऐसे कुछ क्वेश्चन में जहाँ ट्रिक लग सकती है वो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन मेरा जो पहले मैं जो पीवाई की करवा रहा हूँ ना वो मोस्ट है कोर एरियाज़ के। तो यहाँ मेरा बताने का पर्पज़ ये है कि आपको कौन से एरिया पे तो ज़्यादा फोकस करना ही है और कौन सा सोर्स है उसके लिए। और आपका ये मिथ तोड़ना है कि नहीं ट्रिक लग सकती है। ये ट्रिक तब लगेगी जब आपको नॉलेज है और आपने वो चीज़ें पढ़ रखी है। सीधी सी बात है। यूँ अगर आप किसी के नहीं ऐसा तो लॉजिक लग रहा है वो, अगर मैं आपको भी सब में क्वेश्चन का आंसर तो पता ही है, अब इतने सालों से पढ़े तो आंसर क्यों नहीं पता होगा। इतने ठीक है। तो ये रटे हुए आंसर भी बंदे ले आते हैं यूट्यूब पे, वो क्या करेंगे फिर, वो आपको आंसर बताते देखो कि ये ऐसे कट रहा था। अब यार जब उनको आंसर पता है तो वो कौन सा भी गलत वाला किस तरह से काट ले और आप समझ लो कि वो ट्रिक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूँ तो जो पहले कोर एरियाज है ना उनको हम समझेंगे कि हाँ रिपीटेटिव, मतलब जो चीज़ें हो रही है ना, जो थीमेटिक है उस पर कैसे हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात है कि जो कौन से एरियाज जो है वहाँ लगते हैं, लॉजिक लगता है। वो जो एरियाज होते हैं जैसे जो रैंडमली क्वेश्चन होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, या इन्हीं में कोई ऐसा स्टेटमेंट हो एक्सट्रीमली कभी बने, या फिर जैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन हो, या जैसे मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन के कोई वहाँ के कोई क्वेश्चन आए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ लॉजिक लगा सकते हो आप। ठीक है। और जहाँ मतलब सीधा पूछा जा रहा है ना कोई कोर एरिया, वहाँ लॉजिक से ज़्यादा ये है कि आपका नॉलेज मैटर करता है। यूँ तो चलते हैं आगे। पॉलिटी करवा रहा हूँ मैं, ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इनसे रिलेटेड 2 वीडियो में पूरा कराऊंगा। यानी कि जो जो क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन मैंने पिक किए, और बीच बीच में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन भी जो बताऊंगा कि अगर कहीं लॉजिक लगता है या नहीं लगता है। ठीक है। तो वो मैं बताता चलूँगा। लेकिन तो ये जो मैंने वैसे ही बताया हुआ है कि जो डीपीएसपी, एफआर और एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन एरिया से कितना क्वेश्चन, कितना रिलेवेंस है इनका, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलते आगे अभी पॉलिटी का। तो पहले जैसे क्वेश्चन देखते हैं, 2023 में क्वेश्चन आया था इंडिया के लिए। तो देखो, इनमें ये याद रखने की, पहले मैं क्वेश्चन बताने से पहले ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो अमेंडमेंट अगर कई ऑप्शन में तो दी है ना तो आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या था, ठीक है, 9 शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा था, पता होना चाहिए। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो 9 शेड्यूल के भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा है 42 अमेंडमेंट, तो पता ही होना चाहिए। 44 भी पता होना चाहिए। ठीक है। 86 में क्या था। तो दूसरा, जैसे इसमें क्या बोलते हैं, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वॉज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अब ये बोल रहा है कि भाई, तो देखो, जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के टाइम में भाई जब इनको फंडामेंटल राइट को तो हटाए, या फिर उनका गवर्नमेंट की कह रहे थे कुछ हिस्सा, वो स्टोरी पे जाए तो बड़ी अलग स्टोरी थी। इलाहाबाद केस पे हुआ था, फाइल हुआ था इंदिरा गांधी पे, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर, वो जो एमपी बनी थी तो वो इलीगली थी। तो वो उसके हिसाब से फिर उन्होंने इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के हिसाब से आप मुझे बताना कि इंडिया में कितनी बार इमरजेंसी डिक्लेयर की है और कौन कौन सा बेसिस पे डिक्लेयर की हुई है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है। तो ये आप इसमें आंसर तो अगर देखें तो जैसे 42 होगा, क्योंकि 42 पे किया था, फिर इसी को काउंटर करने के लिए 44 आया था। तो यानी आपको 42 में क्या क्या चीज़ हुई है तो पता होनी चाहिए। 42 में आपको ये, मैं देखो साथ साथ ये बता रहा हूँ, ये से भी ये आपको, ये जिसका सोर्स है लक्ष्मीकांत मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत से इजीली हैंडल हो सकता है। दूसरा, 42 में कौन कौन से जो सब्जेक्ट थे वो स्टेट लिस्ट से जो कंकरेंट या यूनियन लिस्ट में लेके गए थे, प्राइम मिनिस्टर कौन सा, प्रेसिडेंट कौन था ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है। और इसने 44 में कौन कौन से आए थे काउंटर करने के लिए। ठीक है। तो ये चलेंगे। अब देखते हैं कि 42 का आगे कहीं है कि नहीं है। तो आगे आप ध्यान रखना कि 42 का है, तो इसको मैं बाद में, पहले मैं देखते हैं कि 42 का कहीं दिया है या नहीं दिया। तो पहले और देखते हैं कि 42 या 42 रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट का देखें तो फंडामेंटल राइट देयर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्किंग एवरी ईयर। ठीक है। फंडामेंटल राइट के बारे में तो यूपीएससी। अब देखो ये क्वेश्चन आया ना, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड इंट्रेंसिक इंट्रेंसिक द पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड लाइफ लिबर्टी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्टली अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई एंड अबो द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई किस पे अप्लाई होता है, क्या चीज़ें बता रहा है। ठीक है। यूँ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी बारे में बता। ठीक है। तो अब ये कौन सा है पार्ट, कहाँ 3 और ये है, ये पार्ट आर्टिकल 70 है, इसमें से कौन सा है। अब देखो इसमें 42 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन 42 अमेंडमेंट तो मिल ही रहा है।
यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है 44 भी मिल रहा है, यानी ये चीज़ें पूछ रहा है यूपीएससी। अब आर्टिकल देखेंगे, जैसे इसका आंसर देख लो आपके भाई, आंसर कौन सा है। आंसर मैं आपको मोस्ट कोशिश करूँगा नहीं बताओ, क्योंकि आप उसका खुद ट्राई करोगे यूँ। हालांकि मैं अगर कभी कभी इशू क्या होता है, अगर आंसर नहीं बताते तो ये समझा जा रहा है कि आंसर नहीं, अरे भाई आंसर पता होना बड़ी बात नहीं, आंसर तो फिर मैं लेके ही बैठ जाता। अगर पता ही नहीं होता था वो मैटर नहीं करता, वो तो आंसर लेके बैठते थे हर देख के, चलो इसका ये आंसर है। पर्पज ये है ना कि आप उसको देखो, कि आप इस टॉपिक को पढ़ो। राइट टू प्राइवेसी पूछ लिया, ठीक है। अब मैं आपको आगे चल के और दिखाऊंगा कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में कोई क्वेश्चन आया है नहीं आया। राइट टू प्राइवेसी के सीधा कोई क्वेश्चन आया नहीं आया, ये हमारा देखने की बात है। तो देखो सीधा क्वेश्चन आया ना वापस 21 में, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल कौन सा है, तो वहाँ 21 का दिखा हुआ था, तो यहाँ भी 21 है। लेकिन ये देखो ये आर्टिकल भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। अब इसमें से ये देखो इन्होंने जो जो आर्टिकल कुछ दे रखे ना, तो इसमें से कुछ मोस्ट ऑफ आर्टिकल ऐसे भी है ना जो ओनली फॉर इंडियन है। तो आपको ये बताना है कि कौन से आर्टिकल जो होते हैं ना वो ओनली फॉर इंडियन से क्वेश्चन भी देखेंगे अब, ठीक है। मैं इसमें 2 वीडियो में कंप्लाइज करूँगा इस चीज़ों को, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन है जो आपको देखना है, तो इसमें क्या कहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी 42 से ये भी कहीं ना कहीं रिलेटिव है। 42 और 44 से 42 ये जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिलेट करता है। ये कोर एरियाज है। अब पहली बात, ये कहीं ऐसा नहीं है कि करंट में आए तभी पूछता है, यूपीएससी करंट में आया तो उसका बेसिक जाकर पूछता है। अरे भाई करंट में क्या आया, हाँ तो इसको सीधा देखो ना, इसमें ये क्या देखा था, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये अब 368 में ये है कि नहीं है, 368 किससे रिलेटेड बढ़ रहा है, कौन से पार्ट के अंदर आता है 360 की आपको बताना है, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन होती है नहीं होती है। अब आप कभी भी पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेजिडेंट इंडिया टू गिव हिज एसेट। अब आप बताओ, अब मैं यही मेरा ये सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इसमें बीच में पुट किया। क्यों? क्योंकि लॉजिक लगाने वाले आपको बता देंगे कि जहाँ ऑब्लिगेटरी, नेवर, ऐसे कुछ चीज़ें, कंपलसरी जैसे वर्ड होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। अरे भाई ये ऑब्लिगेटरी तो फिर रॉन्ग कर दो, अब उनके हिसाब से चलो रॉन्ग कर दो। अब जैसे 2 रॉन्ग कर दो, इसका आंसर हो गया सी, जबकि ऐसा नहीं है, इसका आंसर सी नहीं है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ना है, क्योंकि इसके ये जो स्टेटमेंट है ना ये करेक्ट है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल उनका बैन है तो ऑब्लिगेटरी है, तो यानी फिर 18 तो आंसर आ गया बी। ठीक है। 3 क्या कर हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ लोकसभा एंड स्पेशल मेजोरिटी। अब देखो स्पेशल मेजोरिटी यहाँ भी एक्सट्रीम का ये भी काट लो, फिर तो कहाँ क्या ही बचेगा। तो नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग, यस ये स्टेटमेंट सही है, धीरे से नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सीटिंग, ठीक है। ये 2022 में पूछा था, यार इसका आंसर ये हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि आप है ना ये लॉजिक में तब जाओ जब आपने अच्छे से कुछ चीज़ों को पढ़ा हुआ। कोर एरिया पे लॉजिक पे जाने से बेटर है कि यू गो फॉर द नॉलेज। तो पीवाईक्यू ऐसे एनालाइज करो ना। अब देखो 4-5 क्वेश्चन हम देखेंगे। ये अब मैं समझा ना रिपीटेड क्या चीज़ होती है। अब मैंने देखो ये डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, राइट ऑफ, ये क्या पूछा, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट, ये जो वेल्थ इक्विटी कंसंट्रेशन करता है ये वॉयलेट करता है, ये कौन सा है। अब आप लोग को पता ही नहीं, अब आप क्या लगा क्या होगा, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी लिखा क्या होगे, चलो राइट टू आप इक्वलिटी लिखा क्या आगे। तो भाई आप यही तो मोस्ट ऑफ बच्चे सोचेंगे ना कि राइट टू इक्वलिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, तो जबकि ये तो फंडामेंटल राइट है भाई, ये तो डीपीएसपी में दिए रखा है। तो 39 आर्टिकल देखो, 38 आर्टिकल देखो, जब आप ये दोनों पढ़ोगे ना तब आप इसका आंसर देखो। और इट इज़ ऑल्सो आंसरेबल आफ्टर रीडिंग द लक्ष्मीकांत, ठीक है। अब लक्ष्मीकांत भी किसी को सफिशिएंट नहीं, तो भाई डीडी बसु पढ़ लो, ठीक है, डीडी बसु पढ़ लो अगर देखना, और तो क्या कर सकते, ठीक है। तो ये डीपीएसपी मान लो, ठीक है। विच ऑफ द पोजिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, अब राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसके 3-4 बार क्वेश्चन पूछे, मैं आगे भी बता दूंगा। राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, ठीक है। अब जैसे देखो ना राइट टू इक्वलिटी के बारे में यहाँ पूछा है, इक्वलिटी के राइट टू इक्वलिटी यहाँ पूछा है, तो यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ना है, किसमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें क्या, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है। फंडामेंटल राइट इज ओनली सिटीजन, फंडामेंटल राइट नाइदर, मतलब फंडामेंटल नाइदर फंडामेंटल राइट नॉन लीगल राइट नहीं। ये आर्टिकल कौन से में 300 ए के अंदर है। अब जब ए के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ये, यानी या तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अगर ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आता तो भी सही होता, लीगल तो हो गई, अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो लीगल ही हो गया, तो लीगल राइट तो है। अब इसमें क्या ऑप्शन है, अब जब फंडामेंटल राइट से हटा दिया ना, फंडामेंटल से हटा के इसको लीगल में बना दिया। अब लीगल ये बताना मुझे कि लीगल राइट और या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लीगल राइट्स या और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फंडामेंटल राइट, ये आप मुझे आंसर बताओ,
ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। देखो आर्टिकल 3, अब आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा ही नहीं है कि ओनली सिटीजन है, इसमें लिखा है कि राइट टू अवेलेबल एनी पर्सन। एनी पर्सन का है तो यानी इसका आंसर भी होगा। अब ये तो मान लो, ये चीज़ें आप अगर नहीं पढ़ोगे तो कैसे लॉजिक लगाओगे, बताओ ना। आप मान लो कि लीगल राइट चलो फंडामेंटल राइट बन रही है, या फिर तो आप डी पे चले जाओगे ना। अगर पता भी है तो आप ओनली सिटीजन में कन्फ्यूज हो जाओगे, तो पता होना चाहिए ना। तो सीधी बात है कि आपका जो मिथ है वो कहीं ना कहीं कोर एरियाज में आपको मिथ तोड़ रहा हो कि ऐसा मत करो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो ये बता रहा है कि इसमें से कौन सी कैटेगरी जो है ना फंडामेंटल राइट की, वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी एज फ्रॉम द, क्या है, एज फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ठीक है। दूसरा पूछता है राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू इक्वलिटी। अब इसमें से कौन सा आंसर बताओगे, अब आप बताओगे ऐसे ये भाई ये नहीं है, ये पूछ रहा है कौन से पार्ट में। तो आर्टिकल 40 से लेकर 14 से लेकर 18 तक क्या राइट टू इक्वलिटी, यानी ये पूछा है, आगे भी पूछा हुआ है। तो रेफरेंस में देखो, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेंट आर्टिकल पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको पार्ट भी पूछ रहा है तो आपको पार्ट पता होना चाहिए ना, एटलीस्ट के पार्ट में क्या है, तो आपको कंप्लीट पार्ट पता होना चाहिए। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछा है दिस शैल बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। अब आपको पार्ट 4 ही नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है, फिर आप लॉजिक लगाओगे नहीं यार इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। देखो लॉजिक उस चीज़ में लगाओ, मैं कहता हूँ अब कभी जब स्टेटमेंट दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होता है ना एक दूसरे का, तो या तो एक पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो अगर आपको फिर अब आपको नॉलेज अप्लाई करना है कि अब सही कौन सा होगा, उसमें तो नॉलेज लगेगा ना। लेकिन अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होता है ना तो आप उसमें ये डिसाइड कर सकते हो कि भाई ऑन द बेसिस के हाँ इसमें कॉन्ट्राडिक्ट है तो एक ही सही होगा, तो यानी तो इसमें जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट 4 में डीपीएसपी और डीपीएसपी जो होता है इन्फोर्सेबल नहीं होता है, तो इसको मान लिया कि 2, ठीक है। अब 2, अब देखो 2 होने के बाद भी देखो प्रिंसिपल लेड डाउन इज ए पार्ट आर द इन्फ्लुएंस मेकिंग लॉ ऑफ द स्टेट। हाँ स्टेट तो करते ही है भाई, तो इसका आंसर हो गया डी। फिर जब भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है मैनिफेस्टो में तो आखिर डीपीएसपी का ही तो होता है ना कुछ, कि भाई हम ये चीज़ें देंगे, तो ये तो वेलफेयर स्टेट का। वापस आ गया आर्टिकल पूछ ले, विच ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड वंस राइट टू मैरी अ पर्सन। देखो उसमें क्या पूछा था प्राइवेसी, यानी आर्टिकल का 21 पूछ ला, ये क्या आया था। और प्राइवेसी कौन से लिए, देखो जो राइट टू प्राइवेसी था ना वो पुट्टा स्वामी 2017 में केस आया था। पुट्टा स्वामी के केस में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि हाँ राइट टू प्राइवेसी इज अंडर द आर्टिकल 21, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। ये जो सोर्स है ना कहीं ना कहीं ये आपको पढ़ना है, जो 11th क्लास की जो NCERT है थ्योरी वाली, जो थ्योरी वाली NCERT है उसमें से ये पढ़ोगे ना, ये लिबर्टी वाले कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अब बताओ इसमें से आपको ये आंसर में बताना है, ये आंसर मैं नहीं बता रहा, ये आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये आंसर आप डिसाइड करोगे, और आप अगर नहीं है तो पहले ये पढ़ोगे थ्योरी, फिर आप अच्छे से करोगे। इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट से और क्वेश्चन है उसको करेंगे, फिर आगे जैसे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।